Dear learners, I welcome you to this module which will help you to understand the structure of DNA. इस लेक्चर में हम DNA के स्ट्रक्चर के बारे में पूरी तरह से समझेंगे। DNA क्या है? What is DNA? DNA एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड एक तरह का बायोमोलिक्यूल होता है। ठीक है, एक तरह का बायोमोलिक्यूल है। ये बायोमोलिक्यूल बहुत ही बड़ा होता है। इट इज़ वेरी बिग इन साइज, है ना, साइज में बहुत बड़ा होता है। और जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो दो तरह का होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। एक डीएनए होता है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, और एक आरएनए होता है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए क्या है? एक तरह का न्यूक्लिक एसिड है। और न्यूक्लिक एसिड क्या है? एक तरह का बायोमोलिक्यूल है जो कोशिकाओं में पाया जाता है। और बायोमोलिक्यूल में ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका साइज जो है वो बहुत बड़ा होता है। डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में सबसे पहले जानकारी एक मॉडल द्वारा दी गई थी, जिस मॉडल को वॉटसन एंड क्रिक ने प्रपोज किया था 1952 में। तो जो स्ट्रक्चर हम अभी पढ़ेंगे वो स्ट्रक्चर वॉटसन एंड क्रिक मॉडल के द्वारा प्रपोज किया गया है। What DNA is? This question has an answer that it is a polymer of nucleotides. DNA क्या है? वो एक पॉलीमर है। और वो पॉलीमर किससे बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। तो पॉलीमर का मतलब क्या होता है? जब एक जैसी मॉलिक्यूल्स एक के बाद एक जुड़ जाते हैं और एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? पॉलीमर्स। तो जैसे आपको दिख रहा है यहाँ, ये एक पॉलीमर का उदाहरण है जिसमें जो एक जैसे मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं वो क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स। तो इस न्यूक्लियोटाइड को हमने यहाँ क्या दर्शाया है? एंटी न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो जब न्यूक्लियोटाइड्स बहुत सारे एक के बाद जुड़ के एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं, एक पॉलीमर बनाते हैं, तो फिर हम उसको क्या कहते हैं? डीएनए कहते हैं। तो डीएनए का जो मोनोमर होता है वो क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड डीएनए का क्या है? एक मोनोमर है, मतलब इकाई है। ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जब जुड़ जाते हैं तो एक लंबा मॉलिक्यूल बनता है ना। जब ये न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर बनता है तो ये जो न्यूक्लियोटाइड हमने यहाँ पे लिखा, इसकी संरचना अब हम समझते हैं। व्हाट इज अ न्यूक्लियोटाइड मेड अप ऑफ? एक न्यूक्लियोटाइड तीन चीज़ों से बना होता है। सबसे पहला जो भाग होता है वो है फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, और फॉस्फोरिक एसिड के अलावा ये जो भाग बचा हुआ है, जिसको हमने हरे से बॉक्स किया है, इस भाग को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड। तो ये पूरा का पूरा क्या है? न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड किससे किससे बना हुआ है? न्यूक्लियोसाइड बना हुआ है एक शुगर से, ठीक है, और दूसरा ये बना हुआ है नाइट्रोजनस बेस से। तो अगर हम इसको ऐसे समझें कि एक न्यूक्लियोटाइड तीन चीज़ों से बना हुआ है। सबसे पहला क्या है? फॉस्फोरिक एसिड है, ये पहला इसका घटक हो गया, कंपोनेंट हो गया। दूसरा इसका कंपोनेंट है शुगर, और तीसरा इसका कंपोनेंट है nitrogenous base. So there are three parts of a nucleotide. What are they? Phosphoric acid, nucleoside, and a nucleoside is made up of a sugar molecule and a nitrogenous base. तो ये जो पूरा हरे रंग से जो एक साथ किया हुआ है, इन दोनों को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड यहाँ पे क्या है? ये नाइट्रोजनस बेस है और
शुगर मॉलिक्यूल है। तो फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रोजनस बेस और शुगर मॉलिक्यूल, इन तीनों को जब हम एक साथ देखते हैं तो दैट बिकम्स अ न्यूक्लियोटाइड। और बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो मिलके बनाते हैं एक न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर, जिसको हम डीएनए कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके पहले घटक में, जिसका नाम हमने दिया है शुगर। शुगर को देखते हैं। जो डीएनए में शुगर होती है वो होती है डीऑक्सीराइबोस शुगर। अब ये समझते हैं कि इसको डीऑक्सीराइबोस क्यों कहते हैं। है तो ये राइबोस शुगर। राइबोस शुगर का सिंपल मतलब होता है कि ये शुगर में 5 कार्बन है, इसीलिए ये पेंटोस शुगर का एक प्रकार होती है। इट इज़ अ टाइप ऑफ अ पेंटोस शुगर, राइट। तो पेंटोस शुगर का मतलब क्या, उसमें कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। तो जो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है उसमें कार्बन को हम संख्या देंगे आपके सीधे हाथ की तरफ से उल्टे हाथ की तरफ, फ्रॉम योर राइट साइड टू द लेफ्ट साइड। सो लेट अस मार्क, दिस इज द फर्स्ट कार्बन, दिस इज द सेकेंड कार्बन, दिस इज द थर्ड कार्बन, this is the fourth carbon and this one is the fifth carbon. So these are the 5 carbons. लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, हेक्सागोनल है, क्योंकि बीच में एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर हमने देखा, इस स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि C2 में यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता। तो C2 में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होने के कारण इसको नाम दिया गया है डीऑक्सीराइबोस शुगर। कैसी राइबोस शुगर है, जिसमें एक ऑक्सीजन डेफिशिएंट है, इसीलिए उसको डीऑक्सी कहा जाता है। और इसमें याद रखने लायक ये बात है कि कोई भी डीऑक्सीराइबोस शुगर के 2 कार्बन है जो रिएक्टिव होते हैं, एक C3 कार्बन होता है और एक C5 कार्बन होता है। जो भी रिएक्शन है, जो भी पॉलीमराइजेशन है, वो हमेशा यही 2 कार्बन के द्वारा रिएक्शन किया जाता है। अब आते हैं इसके दूसरे घटक की ओर। पहला था शुगर, सेकेंड है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड इज नथिंग बट अ फॉस्फेट ग्रुप कमिंग फ्रॉम एन एसिड H3PO4, ओके, जो कि आयन के फॉर्म में होता है और यहाँ पे ये C5 को जाके जुड़ता है। ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। अब आते हैं इसके थर्ड कंपोनेंट में। थर्ड कंपोनेंट आर द नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं वो रिंग्ड स्ट्रक्चर होते हैं। रिंग्ड मतलब इस तरह का कार्बन का रिंग फॉर्म होता है। तो कुछ सिंगल रिंग्ड होते हैं और कुछ इस तरह से डबल रिंग्ड होते हैं, इस तरह से। आगे के स्लाइड में हम देखेंगे इसका डिटेल स्ट्रक्चर। तो जो सिंगल रिंग्ड कंपाउंड होते हैं उनको हम कहते हैं पायरिमिडीन्स, और जो डबल रिंग कंपाउंड्स होते हैं उनको हम कहते हैं प्यूरिन्स। ओके, तो प्यूरिन्स कौन कौन से होते हैं? प्यूरिन्स होते हैं एडेनिन एंड गुआनिन, ये, और पायरिमिडीन्स कौन कौन से होते हैं? साइटोसिन, थाइमिन। ठीक है, यूरेसिल भी एक पायरिमिडीन है, लेकिन वो आरएनए में पाया जाता है, डीएनए में नहीं पाया जाता। पेयरिंग जो होती है डीएनए में, वो हमेशा आप देखेंगे कि एक प्यूरिन हमेशा पेयर करेगा एक पायरिमिडीन से। कभी ऐसा नहीं होगा कि प्यूरिन प्यूरिन से पेयर हो रहा है या पायरिमिडीन पायरिमिडीन से पेयर हो रहा है। तो इसका भी फिक्स्ड पेयरिंग है। एडेनिन जो है वो थाइमिन के साथ हमेशा पेयर करता है विद डबल बॉन्ड, और गुआनिन जो है वो साइटोसिन के साथ पेयर करता है विद ट्रिपल बॉन्ड। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी इसके फिक्स्ड होते हैं, ये आपको याद रखना है। ये जो बॉन्ड्स है ये यहाँ पे डबल ही रहेंगे और यहाँ ये ट्रिपल ही रहेंगे। सो दिस बेस पेयरिंग इज फिक्स्ड इन केस ऑफ डीएनए, इट कैन नॉट बी चेंज। तो जहाँ भी एडेनिन है वहाँ हमेशा थाइमिन डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, और जहाँ भी गुआनिन है वहाँ पे साइटोसिन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेगा।
ये है नाइट्रोजनस बेसिस के डिटेल स्ट्रक्चर्स जो पेयरिंग बनाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एडेनिन है एंड ये गुआनिन है, ये दोनों डबल रिंग कंपाउंड्स है और प्यूरिन्स है, और ये तीनों सिंगल रिंग कंपाउंड्स हैं और पिरिमिडीन्स है। इसमें याद रखना है कि आरएनए में यूरेसिल प्रेजेंट होता है, थाइमिन प्रेजेंट नहीं होता, और डीएनए में थाइमिन प्रेजेंट होता है, यूरेसिल प्रेजेंट नहीं होता। अब आते हैं वो बॉन्ड जिसके द्वारा ये मोनोमर्स को जोड़ा जाता है। देखिए पहले स्लाइड में हमने ये समझा था कि ये जो होते हैं ये मोनोमर्स हैं इस तरह से, और ये मोनोमर्स को जोड़ने के लिए ये जो हमने बनाया है दिस इज़ अ बॉन्ड, मॉलिक्यूल को जो जोड़ता है वो बॉन्ड है। तो ये जो बॉन्ड है दिस इज़ नथिंग बट द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब देखते हैं कि ये बनता कैसे है। देखिए इस डायग्राम में आपको बहुत अच्छे से यहाँ दिखेगा, ये जो सर्कल बनाया गया है दिस इज़ अ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब ये वाला जो न्यूक्लियोटाइड है, इस न्यूक्लियोटाइड में देखिए 5th कार्बन जो है वो फ्री है, ठीक है। ये 5th कार्बन जो फ्री है वो 3rd कार्बन जो है उस राइबोस शुगर का वो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड के 5th कार्बन से जो फॉस्फेट जुड़ा है उससे ये बॉन्ड बना लेता है। तो ये वाला जो बॉन्ड है इसको हम कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। किसके किसके बीच में होता है? पहले वाले न्यूक्लियोटाइड के 3' कार्बन में और पीछे से आने वाले न्यूक्लियोटाइड के 5' कार्बन के बीच में ये बॉन्ड होता है। अब आते हैं एंटी पैरेलल नेचर। वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ने बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे, गुण बताए थे डीएनए के, जिसमें एक नेचर है एंटी पैरेलल। तो सबसे पहले हम एक एक करके इसका गुण लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने जो मॉडल का नाम रखा वो नाम था डबल हेलिक्स मॉडल, जो उन्होंने मॉडल किया है ना। डबल हेलिक्स का मतलब होता है कि जो डीएनए का पहला कैरेक्टर उन्होंने बताया कि वो डबल स्ट्रैंडेड है। डबल स्ट्रैंडेड का मतलब वो 2 धागे जैसे स्ट्रक्चर्स से, पॉलीमर्स से बना हुआ है, मतलब एक सिंगल पॉलीमर नहीं है, 2 पॉलीमर है, पहली बात। दूसरी बात है कि वो जो 2 पॉलीमर्स हैं वो कैसे स्ट्रक्चर में आपस में जुड़े हुए हैं? हेलिक्स। हेलिक्स का मतलब होता है जैसे अगर ये उसका एक स्ट्रैंड है तो इस तरह से जो लपेटा हुआ होता है इसको हम कहते हैं हेलिक्स स्ट्रक्चर। तो ये 2 गुण तो उनके मॉडल के नाम में ही आ गए कि कोई भी डीएनए जो है वो 2 स्ट्रैंड से बना होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। दूसरा आ गया कि वो दोनों स्ट्रैंड्स आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, वो हेलिकली ट्विस्टेड हैं, जैसे कि फिगर में बताया गया है, ठीक है। अब आता है ये जो हेलिकली ट्विस्टेड है इनका नेचर क्या होता है? इनका नेचर होता है एंटी पैरेलल नेचर। मतलब कि जैसे प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा कि मान लीजिए ये वाला जो स्ट्रैंड है, इस स्ट्रैंड में इसको हम थोड़ा सा अलग कलर से कर देते हैं। हाँ, ये जो पर्पल कलर का ये जो स्ट्रैंड है, देखिए ये एक स्ट्रैंड है और ये दूसरा स्ट्रैंड है, ठीक है। अब ये दोनों स्ट्रैंड्स में जो पर्पल कलर वाला स्ट्रैंड है, मान लीजिए उसका 3 कार्बन ऊपर की तरफ फ्री है, तो नीचे की तरफ ऑब्वियसली कौन सा कार्बन फ्री होगा? 5' कार्बन। वैसे जो रेड वाला स्ट्रैंड है उसमें जिस तरफ 3' है उस तरफ 5' होगा और जिस तरफ 5' है उस तरफ 3' होगा। इसको हम कहते हैं एंटी पैरेलल नेचर। तो एंटी पैरेलल नेचर का मतलब होता है कि अगर एक स्ट्रैंड की दिशा इस तरफ है तो दूसरे स्ट्रैंड की दिशा उल्टी तरफ होगी। दैट इज द मीनिंग ऑफ एंटी पैरेलल नेचर, ठीक है। अब आते हैं हम चौथे कैरेक्टरिस्टिक की तरफ कि ये दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं ये कॉम्प्लीमेंटरी होते हैं। तो ये इसका 3rd जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ा वो है एंटी पैरेलल नेचर। 4th कैरेक्टरिस्टिक इसका है बेस पेयरिंग।
बेस पेयरिंग कैसी होती है दोनों स्ट्रैंड्स में? कॉम्प्लीमेंट्री होती है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि जैसे एक स्ट्रैंड में अगर मान लीजिए यहाँ पे एडेनिन प्रेजेंट है तो यहाँ पे थाइमिन प्रेजेंट होगा, यहाँ पे अगर गुआनिन प्रेजेंट है तो यहाँ पे साइटोसिन प्रेजेंट होगा। दिस इज द मीनिंग। तो पूरा डीएनए का एक स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री होता है उसका दूसरा स्ट्रैंड, और इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो इस तरह से डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को पकड़ के रखते हैं या उनके स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा वॉटसन एंड क्रिक मॉडल के स्टैटिस्टिक्स की तरफ। हम फिर से वही डायग्राम बनाएंगे और जिसमें हम ये हो गया इसका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। इसको हम थोड़ा सा मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव की तरह पे बनाएंगे। इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो स्ट्रैंड है, इस स्ट्रैंड में यहाँ पे आप देख रहे हैं एक ज़्यादा गहरा भाग है और उसके उल्टी तरफ एक कम गहरा भाग है। तो एक टर्न में हमेशा जो गहरा भाग होता है उसको हम कहते हैं मेजर ग्रूव, है ना, और जो छोटा भाग होता है उसको हम कहते हैं माइनर ग्रूव। डायामीटर जो होता है एक डीएनए का, वो वॉटसन एंड क्रिक ने बताया होता है 20 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। और एक टर्न को जितना स्पेस लगता है वो होता है 34 आर्मस्ट्रॉन्ग, और एक टर्न में 10 बेस पेयर्स की जगह होती है। मतलब ये 1 2 10 बेस पेयर्स होते हैं एक टर्न में। तो एक बेस पेयर को कितनी जगह होती है? 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ये कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं जो आपको समझने हैं वॉटसन एंड क्रिक मॉडल के, कि स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में जो डायमीटर है 20 आर्मस्ट्रॉन्ग है, एक टर्न में एक मेजर और एक माइनर ग्रूव होता है, और 10 बेस पेयर एक टर्न में ऑक्यूपाई होते हैं, इसीलिए द स्पेस टेकन बाय द base pairs is 3.4 Armstrong, okay, and this is a structure which is telling you a 3-dimensional setup of the DNA। और यहाँ पे हम ये देखते हैं कि ये जो DNA है इसका जो बैकबोन है ये इसका बैकबोन कहलाता है। तो बैकबोन जो डीएनए का होता है वो हमेशा शुगर और फॉस्फेट का बना होता है, और अंदर की तरफ जो प्रोजेक्टेड होते हैं वो नाइट्रोजनस बेस होते हैं जो उसको स्टेबिलिटी देते हैं। So this was the structure of DNA in detail, and in the next class we will study the structure of different forms of DNA, that is aDNA, bDNA and zDNA। इसमें जो bDNA है वही वॉटसन एंड क्रिक मॉडल का स्ट्रक्चर रखता है, बाकी जो 2 DNAs हैं उनमें काफ़ी सारी चेंजेस होते हैं जो हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।